हेलो एवरीवन, क्या हालचाल बेटा? कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही मन से कर रहे होंगे। बेटा, आज की इस क्लास में हम आपको क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 12 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इंग्लिश में इसको कहते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो आज इस चैप्टर में हम लोग 4 से 6 नंबर वाले क्वेश्चनों को देखेंगे और इसमें जो एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा उनको देखेंगे। क्लास ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि केवल एक ही क्लास में हम आपको इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब हम आपको करा देंगे। इस क्लास में आपको इस बोर्ड स्क्रीन पर आपको लेफ्ट या राइट साइड में आपको क्वेश्चन भी दिखेगा। इस क्लास को बनाने में काफी मेहनत की गई है बेटा आपके लिए, तो उतना ही आप इसको सपोर्ट करना और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर करना। ठीक है भाई? तो आज का हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई भी बच्चा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, क्योंकि हमने आपसे इससे पहले एक वादा किया था कि हम आपको पूरी मैथ कॉन्सेप्ट के साथ और प्लस उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। तो आज हम जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इसमें कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं पहले उनके बारे में जानकारी लेंगे, और इसके बाद फिर बेटा ऐसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे, या ऐसे क्वेश्चन जो आज से प्रीवियस की एग्जामों में पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चनों को भी हम लोग इस क्लास में बहुत अच्छे से करेंगे। और अगर आपने ये पूरी क्लास कर ली तो आप यकीन मानो 4 नंबर वाले क्वेश्चन, 6 नंबर वाले क्वेश्चन और जो एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं वो सभी क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे केवल ये एक क्लास करने से। क्लास हो सकता है 1 घंटे की हो, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास में जरूर बने रहना। यहाँ पर इस क्लास को बनाने में बेटा बहुत मेहनत की गई है। जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ेंगे आप इस चीज को फील भी करेंगे कि हाँ, हमारे साथ मेहनत तो की गई। अगर बेटा जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत अगर आपने कर ली तो यकीन मानो ये जो चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपका बोर्ड एग्जाम में छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। ठीक है? तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक रहना। देखो इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है बेटा 12, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। हिंदी में कहते हैं बेटा इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें देखो आपसे कौन कौन से फिगर के बारे में पूछा जाएगा। सबसे पहले तो बेटा आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे घन के। घन का अब आपको पता होना चाहिए कि घन क्या होता है। इसके बाद बेटा फिर घनाभ पूछा जाएगा आपसे। घनाभ के बाद फिर आपसे बेलन से रिलेटेड सवाल होंगे। बेलन के बाद गोले से रिलेटेड सवाल होंगे। गोले के बाद शंकु से रिलेटेड सवाल होंगे। तो ये 4-5 तरीके की आकृतियों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बेटा सबसे पहले तो आपको घन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फिर आपको घनाभ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फिर आपको बेलन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसके बाद फिर आपको गोले के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अर्धगोले के बारे में जानकारी होनी चाहिए और शंकु के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखो यहां पर हम आपको एक स्लाइड में, अब सभी यहां पर अगर हम फार्मूले लिखेंगे तो काफी समय लग जाएगा, तो हम नहीं चाहते हैं कि ये आपका जो ये प्रीवियस टाइम है, जो आपका ये जो प्रीसियस टाइम है, जो आपका ये कीमती समय है, ये बर्बाद ना हो किसी भी तरीके से। तो हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर एक स्लाइड हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी आप देखना। उन स्लाइडों में सभी फार्मूले हमने यहाँ पर लिखे हुए। ठीक है? तो हर एक फार्मूले को आप बहुत अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पर हर एक फार्मूले को लिखेंगे नहीं, उसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा और हम नहीं चाहते जो आपका ये बहुत कीमती समय है इसमें एक भी मिनट आपका बर्बाद हो। ठीक है बेटा? तो देखो सबसे पहले देखिए एक स्लाइड आप देख रहे होंगे। इस स्लाइड में थोड़ा हम और बड़ा कर देते हैं इसको। इस स्लाइड में अगर आप देखो तो लिखा होगा कुछ ठोस आकृतियों से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। स्लाइड में लिखा होगा कुछ ठोस आकृतियों से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र।
पहला हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिया है घनाभ का। पहला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लिया है बेटा घनाभ का। घनाभ, घनाभ की आकृति कैसे होगी, तो आप घनाभ को ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने अभी तक आयत को पढ़ा होगा। आयत में क्या होता है बेटा, लंबाई और चौड़ाई। ऐसी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, लंबाई और चौड़ाई इसमें अलग अलग होती है, वो आयत कहलाता है। तो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। इसमें आप देख पा रहे हो जो आयत होता है उसमें चार चीजें होती हैं। जैसे इस तरीके से आप समझ लो, आयत देखो इस तरीके से ही तो आप आयत को बोलेंगे बेटा, इस तरीके से। जैसे ये इसकी क्या हो गई लंबाई और ये क्या हो गई चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई के साथ अगर ऊंचाई और आ जाए तो वो आपका घनाभ बन जाएगा। आप ऐसे समझ लो, घनाभ की आकृति जो होती है, बस ये क्या है, घनाभ एक बंद आकृति है। तो घनाभ जो है, अगर आप इसमें आयत में लंबाई चौड़ाई के साथ साथ अगर ऊंचाई भी शामिल कर लें, तो वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर आप ये तीनों विमाएं शामिल कर लें, तो वो आकृति जो होगी वो बेटा घनाभ कहलाएगी। समझ पा रहे हो आप बात को। आयत में क्या होता है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, तो ऊंचाई हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं। अगर हम ऊंचाई भी कंसीडर करेंगे तो उससे जो बनने वाली बंद आकृति होगी बेटा, उसे हम लोग घनाभ कहेंगे। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, आप जिस रूम में बैठकर पढ़ रहे होगे वो रूम जो होगा, अगर उसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तो वो एक घनाभ के आकार का है, क्योंकि ये बंद आकृति है, ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है, तो इस वजह से ये घनाभ हो जाएगा। इसमें 6 विमाएं होती हैं, समझ पा रहे हो, इसमें 6 होते हैं। जैसे कमरे में 4 दीवारें होती हैं, अगर हम इस कमरे को बंद करना चाहें तो नीचे फर्श 5वां और ऊपर 6वां जो है वो छत हो जाएगी, तो ये एक बंद आकृति हो जाएगी। ये जो बंद आकृति है बेटा, इसे हम लोग घनाभ कहेंगे। घनाभ के लिए बस क्या है, अगर आप घनाभ का चित्र समझना चाहें तो घनाभ को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो एक बंद आकृति आपके सामने दिख रही है, ये जो आपको एक बंद आकृति दिख रही है, ये एक घनाभ की आकृति है। ये बेटा क्या है, ये आपके सामने जो आपको एक आकृति दिख रही है, आपको आकृति दिख ही नहीं रही होगी। अब देखो, ये जो आपको आकृति एक दिख रही है, ये जो आकृति आपको दिख रही है, ये घनाभ है, ठीक है। तो घनाभ में आपको क्या क्या चीजें सीखनी है। सबसे पहले तो आपको ये बंद आकृति है, तो ये बंद अगर आकृति है तो इसका कुछ ना कुछ बेटा आयतन जरूर रहा होगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है घनाभ का आयतन क्या होता है। तो आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, घनाभ हमने आपको बता दिया घनाभ कैसा होता है। अब आप स्लाइड में अगर चीजों को देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला फार्मूला लिखा हुआ है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन बेटा होता है लंबाई, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हो जाएगा घनाभ का आयतन। इसके बाद आपको सेकंड फार्मूला दिख रहा होगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, सेकंड फार्मूला आपको दिख रहा होगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस HN, देख पा रहे। इसके बाद फिर आपको एक घनाभ में एक और दिख रहा होगा, घनाभ का विकर्ण आपको दिख रहा होगा। घनाभ का विकर्ण, अगर हमें घनाभ का विकर्ण निकालना हो तो विकर्ण का आप देखो फार्मूला देख पा रहे होंगे, लिखा होगा रूट में L² प्लस B² प्लस H², रूट में L² प्लस B² और प्लस H², ठीक है। तो इस तरीके से और भी देखो, यहाँ पर जैसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो फार्मूला होगा 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू में H, ठीक है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 4 फलकों का क्षेत्रफल। इस तरीके से नोट पॉइंट में सब चीजें हमने यहाँ पर मेंशन करी हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लेना। इस तरीके से ये घनाभ हो जाएगा। अब घनाभ के बाद बात आती है बेटा घन की। घन में देखो आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। जैसे घन का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। आप अच्छा घन क्या होगा, घन और घनाभ में आखिर अंतर क्या होता है, वो बात को समझो। तो हमने कहा यार, जैसे ये जो है ना, एक आयत हो, अगर आप उसको बंद कर दो तो वो घनाभ बन जाएगा। मतलब घनाभ जो है उसको आप आयत की तरीके से देखेंगे, और जो घन होता है बेटा, घन को आप वर्ग की तरीके से देखेंगे। बस क्या है, घन जो है ना वो एक प्रकार की बंद आकृति है। तो घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है वो सभी चीजें बराबर होती। जैसे वर्ग में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती, उसी प्रकार घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी चीजें बराबर होती। तो अगर आप घन को बनाना चाहें, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, अगर आप घन को बनाना चाहें, अगर आप
यहाँ पर घन को बनाना चाहें तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। बस सभी चीजें इसमें बराबर होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब चीजें बराबर होनी चाहिए। ये जो आकृति आपको दिख रही है, ये जो आपको एक बंद आकृति दिख रही है, ये जो है बेटा ये है घन, ये है घन, और ये जो आकृति आपको दिख रही है वो है घनाभ। घनाभ में आप देख रहे हैं इस तरीके का फैलाव होगा, जबकि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जितनी भी है विमाएं वो सभी बराबर होती थी। ये घन हो गया और ये हो गया घनाभ। हमने आपको यहाँ पर फार्मूले लिख के दिए हैं, तो आप इन फार्मूलों को अच्छे से नोट कर लेना, घन और घनाभ को। ठीक है बेटा। इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है घन और घनाभ के बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका लंबवृत्तीय बेलन। अगला टॉपिक है आपका लंबवृत्तीय बेलन। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, घन और घनाभ को। इसके बाद देखो हम लोग समझते हैं किसको, लंबवृत्तीय बेलन को। फार्मूले आपको दिए ही गए हैं, आप फार्मूले आपको हमने यहाँ पर मेंशन कर ही दिए हैं, केवल हम आपको इनकी आकृतियां बता रहे हैं कि इनकी आकृतियां कैसी होती है। फार्मूला आप यहाँ से नोट कर लेंगे। और देखो बेलन जो है ना, बेलन की आकृति यहाँ पर दिखेगा आपको। बेलन की आकृति कुछ इस तरीके की होती है। इस तरीके की आकृति होती है, जहां पर ये बेलन की बेटा ऊंचाई होती है, और यहां से ये वाला जो है ना पार्ट, ये बेलन की त्रिज्या होती है। ये जो है बेटा ये बेलन की त्रिज्या है, और ये जो है ये बेलन की ऊंचाई है, ऊंचाई है। ठीक है। और इसके बाद जो आप ये देख रहे हैं ये वाला पोर्शन जिसको हम इस तरीके से कर रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं बेटा बेलन का, इसे हम लोग कहते हैं बेलन का, दिखेगा आपको, हाँ, इसे हम लोग कहते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ, ये वाला किनारे वाला रीजन। ठीक है, ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ। अगर हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पता करना हो, जैसे बेलन का वक्र पृष्ठ जो है फार्मूला आपके सामने यहाँ पर लिखा होगा, वैसे आप समझ लेना कि 2 पाई RH होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, 2 पाई RH होता है। इसके बाद देखो अगर मान लो आपसे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या चीजें और जुड़ जाती, वक्र पृष्ठ तो रहते ही है, साथ में ऊपर और नीचे ये जो वृत्तीय भाग होते हैं ये और ऐड हो जाते हैं। मतलब ये वाले भाग और ये वाला भाग, इन दोनों भागों को अगर आप ऐड कर दो तो यहां से आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा बेटा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH। अब देखो ऊपर से वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R स्क्वायर, और नीचे से भी वृत्त, उसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R स्क्वायर। तो जोड़ोगे 2 पाई R स्क्वायर, इसमें 2 पाई R अगर आप कॉमन कर लो तो H प्लस R आ जाएगा। तो ये आ गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये होता बेटा बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ आपको पता चल गया है, तो इसमें एक फार्मूला और लिखा होगा, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आप याद कर लेंगे, होता है बेटा पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H। तो यहाँ से आपको बेलन की ये 2-3 बातें पता चल गई कि बेलन की आकृति कैसी होती है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, और बेलन का आयतन क्या होता है। तो यहाँ से आपने बेलन के बारे में सीख लिया। इसके बाद देखो अब आप जानोगे गोले के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे गोले के बारे में। गोला, गोला, अच्छा गोले में क्या होता है, तो गोल, जैसे कभी कभार कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में ये भी हो जाता है कि गोला और वृत्त में अंतर क्या है। जैसे हम आपसे ही पूछे कि गोला और वृत्त में अंतर क्या होता, तो बेटा वृत्त जो होता है ना, वृत्त के पास आयतन नहीं होता है, जबकि गोला जो होता है गोले के पास आयतन होता है। ये छोटा सा अंतर है, बाकी सब चीजें सेम होती। तो जो गोला है गोले के पास आयतन होता है, तो गोला बनेगा तो बेटा ऐसे ही। ठीक, जैसे गेंद है, ठोस है तो ठोस गोला हो गई गेंद। जैसे अगर आप देखो तो गेंद जो है ना वो एक ठोस गोले के आकार की, क्योंकि ये बंद आकृति है ना।
और अगर वही गेंद ठोस हो, जैसे मान लो लोहे की गेंद हो, पूरी ठोस हो, है ना, तो वो ठोस गोला हो जाएगा। जैसे गेंद है या फुटबॉल होती है, तो ये क्या है, ये खोखले गोले होते हैं। गोले तो होते हैं लेकिन खोखले होते हैं, क्योंकि अंदर आपको पता है ठोस थोड़ी ना, हवा भरी होती है उसमें। तो गोला जो है, गोले के पास आयतन होता है, बस वृत्त और गोले में इतना ही अंतर होता है। गोला क्या होता है, गोले में आयतन होता है और वृत्त में आयतन नहीं होता है। ठीक है, तो गोला इस तरीके से हमने आपको यहाँ पे समझाया है। गोले का आयतन क्या होता है, फार्मूला आपके सामने लिखा होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद लिखा होगा गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो बेटा होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद लिखा होगा खोखले गोले का आयतन। इस बात को जब हम क्वेश्चन में पढ़ाएंगे तब हम इस बात को समझाएंगे, खोखला गोला क्या होता है। फार्मूला याद रख लेंगे, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। मतलब बड़े वाले गोले के अंदर जब छोटा गोला कोई रखा होगा, तो बड़े वाले गोले की त्रिज्या के क्यूब से छोटे वाले गोले की त्रिज्या के क्यूब को घटा देंगे। मतलब फार्मूला हम लोग इस तरीके से बना लेंगे, 4/3 पाई बड़े वाले की त्रिज्या आर क्यूब माइनस छोटे वाले की त्रिज्या स्मॉल आर क्यूब। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, जहां पर आर क्या होगी, बाहरी त्रिज्या, और कैपिटल आर जो है वो बाहरी त्रिज्या होगी, और स्मॉल आर जो है ना वो आंतरिक त्रिज्या होगी। तो इस तरीके से आपने गोले के बारे में समझ लिया। इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट है अर्धगोला। अर्धगोला और लंबवृत्तीय शंकु हमने यहाँ पर ये लिए गए। जैसे अर्धगोला हम आपसे कहें बेटा क्या होता है, तो अर्धगोले का आप कैसे बनाओगे उसको समझ लो। अर्धगोला, अर्धगोले को आप इस तरीके से बनाएंगे। ये जो आकृति है बेटा, ये है अर्धगोले की आकृति, जिसमें ये जो ऊपर वाला भाग होता है वो वृत्तीय भाग होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वृत्त होता है। भाई अगर आप ऐसे समझ लो, गेंद हो, गेंद का ऊपरी सिरा अगर आधा भाग, जैसे गेंद बीच से फट जाती है, आधा भाग देखो तो वो एक कटोरे का आकार का होता है कि नहीं। तो कटोरा का आकार आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो अर्धगोला होता है। अर्धगोले में आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, जैसे अर्धगोले का आपसे आयतन पूछा जाएगा। तो बेटा आपको गोले का आयतन बता, 4/3 पाई आर क्यूब होता, तो गोले का अर्धगोले क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आधा, हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये आयतन हो गया। इसके बाद आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। बाकी स्लाइड में दिया गया, आप अच्छे से लिख लेना। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। लेकिन अगर आपसे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, याद रखना है इस बात को, अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराएंगे। अगर आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, तो देखो बेटा वक्र पृष्ठ तो होगा ही होगा, ये तो हो गई, साथ में ये गोले वाला भाग और ऐड हो जाएगा। गोले में जो ये ऊपरी भाग है, अर्थात जिसे हम लोग वृत्त कह रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल और ऐड हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ये इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला एरिया। और आयतन आपको पता है कि अगर गोले का 4/3 होता है तो अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब होगा। तो इस तरीके से आप अर्धगोले को समझ सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है अपना, इसके बाद अपना जो अगला टॉपिक है, इसको यहां से हटाते हैं। अगला टॉपिक है अपना शंकु से रिलेटेड। शंकु क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बर्थडे वगैरह में बच्चों को एक टोपी लगा दी जाती है, तो वो जो टोपी होती है वो शंकु के आकार की होती है। या अगर आपने किसी मेले वगैरह में गए हो तो वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर सॉफ्टी मिलती है। तो जो सॉफ्टी होती है ना, सॉफ्टी का जो आकार होता है उसमें जो फिलिंग करी जाती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सॉफ्टी का केवल जो आकार होता है वो भी क्या होता है बेटा, वो शंकु के आकार का होता है। तो शंकु को अगर आप समझे तो शंकु की आकृति कुछ इस तरीके की होगी, इस तरीके। ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। ये नीचे वृत्तीय भाग होता है तो इसकी कोई ना कोई त्रिज्या रही होगी, तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और ये शंकु में बेटा एक और ऊंचाई होती है जिसे हम लोग कहते हैं तिरछी ऊंचाई, अर्थात तिर्यक ऊंचाई। यहाँ पर ये आपको पता है 90 डिग्री बन रहा है। तो सबसे पहले अगर हम आपसे कहें कि शंकु में तिरछी ऊंचाई का फार्मूला बताओ, तो शंकु में बेटा तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई एल का फार्मूला होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये तिरछी ऊंचाई हो गई। इसके बाद शंकु का आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, थोड़ा सा छोटा करते हैं।
जैसे अगर आपसे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर एल, जहां पर एल तिरछी ऊंचाई है और तिरछी ऊंचाई इस तरीके से निकाली जाती है। इसके बाद आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ में केवल क्या होगा, जैसे वक्र पृष्ठ तो ये वाला एरिया होता है, ये वाला। संपूर्ण पृष्ठ में बस नीचे वाला ये वृत्तीय पोर्शन और जुड़ जाता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका संपूर्ण पृष्ठ बता दो क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल तो हो गई, बस नीचे क्या है ये वृत्तीय भाग, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। तो आप चाहो तो इसमें पाई आर कॉमन कर सकते हैं, बन जाएगा एल प्लस आर, ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इतनी बात हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये था शंकु के बारे में आपने जान लिया, शंकु के बारे में आपने जान लिया, गोले के बारे में आपने जान लिया है, ठीक है। इसके बाद देखो अब हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपने इन सब चीजों को जान लिया, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चनों को करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे इनके क्वेश्चनों को, एक एक क्वेश्चन हम आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। देखो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन बेटा आपको दिख रहा होगा, लिखा है यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर है, दो घन है जिनमें प्रत्येक का आयतन कितना है 8 सेंटीमीटर। देखो ध्यान दो, घन अभी हमने आपको बताया था कि घन और घनाभ में अंतर क्या है। घन को आप एक वर्ग की तरीके से समझ सकते हैं और घनाभ जो है उसको आप एक आयत की तरीके से समझ सकते हैं। तो देखो बेटा लिखा है कि यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, तो देखो यहाँ पर लगाते हैं, घन का आयतन आपको दिया, दो घन है तो एक घन का आयतन देखो कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब। इनके हिसाब से बेटा घन का आयतन जो है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर हम आपसे कहें घन का आयतन क्या होता है बेटा, तो घन का आयतन अभी आपको बताया गया कि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्यूब बेटा उधर जाके क्यूब रूट में चेंज हो जाएगा, तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, 8 का क्यूब रूट कितना होता है बेटा 2 होता है। तो देखो इस जो घन की भुजा है, जो आपको घन दिए गए हैं, इन घन की भुजा 2 सेंटीमीटर आ गई। अब वो ऐसा कह रहे हैं कि दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया गया। संलग्न फलकों को, संलग्न फलकों से हम आपको कैसे बातें समझाएं। संलग्न फलकों का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखो ये ऐसे समझो, दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, अब दिखा होगा। देखो जैसे हमने कहा घन का ये इस तरीके से ये इसकी नीचे वाली भुजा है, ठीक है। अगर आप बेटा इसमें एक घन और ले आए जिसकी इतनी बड़ी भुजा हो, जब आप इनको जोड़ोगे तो केवल इसमें क्या होगी, हम आपको चीजें सही से समझा नहीं पा रहे हैं शायद। देखो यार ऐसे समझ लो, इतना जो ये हथेली वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, अगर हम आपसे कहें कि ये घन की नीचे वाली भुजा है, मतलब लंबाई समझ लो, घन की लंबाई ये है, अगर आप इसमें एक और घन को ऐड कर दें तो लंबाई यहां तक आ जाएगी कि नहीं, मतलब लंबाई चेंज होगी। बीच में क्लास बेटा थोड़ी सी इंटरप्ट हो गई थी, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। मोबाइल जो था जिससे क्लास रिकॉर्ड हो रही थी तो वो अचानक से बंद हो गया, कोई बात नहीं, फिर से क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम आपको समझा रहे थे कि घन के अगर संलग्न फलकों को जोड़ा जाएगा तो जैसे एक मान लो घन है, उसकी लंबाई इतनी है, अगर दूसरा घन आप लेके आओगे तो उसकी लंबाई चेंज होगी केवल। जैसे आप ऐसे समझ लो, ईंट को आप समझ लो, अगर ईंट दो, जैसे एक ईंट है, अगर दूसरी ईंट को आप उसको जोड़ के लिखोगे क्या यार, जोड़ के अगर आप उसको लगाओगे, एक ईंट के आगे अगर दूसरी ईंट को जोड़ोगे तो केवल उनकी लंबाई बदलेगी बेटा, ना तो उनकी चौड़ाई बदलेगी ना उनकी ऊंचाई बदलेगी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब दो घनों के संलग्न फलकों को जोड़ा जाएगा तो केवल और केवल उनकी लंबाई चेंज होगी, ऊंचाई और चौड़ाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो हमें घन की भुजा तो पता चल गई। अब जब दो घन हैं, उनको जब उनके संलग्न फलकों को जोड़कर एक आकृति बनती जिसका नाम घनाभ है, तो घनाभ के लिए विमाएं क्या होंगी, संलग्न फलकों को जोड़ने पर बनी आकृति जो है वो घनाभ है। तो घनाभ की विमाएं क्या क्या हो जाएंगी बताओ, विमाएं मतलब लंबाई क्या हो जाएगी बेटा, इसकी 2 है, एक और जोड़ दिया तो इसकी लंबाई जो है वो 4 हो जाएगी। बताओ चौड़ाई मतलब b क्या चेंज होगी, तो आप कह रहे हो चौड़ाई चेंज नहीं होगी। हमने कहा अच्छा बताओ ऊंचाई, ऊंचाई भी नहीं चेंज होगी।
अगर एक के ऊपर एक रख के बनाई जाती तो लंबाई चेंज ना होती, चौड़ाई भी चेंज ना होती, तो ऊंचाई चेंज होती। लेकिन उनको संलग्न फलकों का मतलब एक ईंट रखने के बाद दूसरी ईंट रखना, दूसरी के बाद तीसरी ईंट रखना, तो इससे केवल लंबाई बढ़ेगी, ना चौड़ाई बढ़ेगी ना ऊंचाई बढ़ेगी। अब हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आपने इस बात को अच्छे से समझ लिया होगा। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें पता चल गया। संलग्न घन के संलग्न फलकों को जोड़ने से जो आकृति बनेगी बेटा वो घनाभ होगी। तो घनाभ की विमाएं क्या होंगी, केवल लंबाई बदलेगी, 2 थी इसकी और 2 और जुड़ जाएगी 4, चौड़ाई ऊंचाई ये हो गया। तो आपसे देखो पूछना क्या चाह रहे हैं, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछना चाह रहे हैं। क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको यहां से थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को हाइड करते हैं तो आपको चीजें सब समझ में आ जाएंगी। आपसे क्या पूछा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो होता है बेटा ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो देखो 2 लंबाई कितनी है 4 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा लंबाई कितनी है 4। तो देखो 2 4 दूना 8 प्लस 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20 और 20 दूना 40। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेना 8 4 12, 8 20, 20 दूना 40। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन लगाते हैं। देखो 40 आपके कौन से ऑप्शन में मौजूद है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसका एक समान त्रिज्या का अर्धगोला इसके शीर्ष पर रखा है। इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो क्या है क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन आपको हमने वहां पर मेंशन भी किए हैं कि कौन से क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछे गए हैं, तो इस वजह से ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। बेटा देखो एक बेलन है, एक बेलन है, इस तरीके का बेलन है, इसकी ये जो ऊंचाई है वो है 5 सेंटीमीटर और इसकी ये जो त्रिज्या है ये वो है 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई h बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि एक समान त्रिज्या का अर्धगोला इसके शीर्ष पर रख दिया गया। एक अर्धगोला बेटा इसके शीर्ष पर इस तरीके से रख दिया गया। एक समान त्रिज्या है मतलब दोनों की त्रिज्या समान है। जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही इस बेलन की त्रिज्या है, तो दोनों की त्रिज्याएं सेम है। तो आपसे वो ये पूछना चाह रहे हैं भाई कि बताओ इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर हम आपसे कहें बेटा इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये वाला भाग, ये वाला भाग, और आपको क्या दिख रहा होगा ये वाला भाग, ये है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो इसमें क्या क्या शामिल है, इस ठोस में क्या क्या शामिल है, एक तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो क्या हो जाएगा बेटा, बेलन प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताओ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने आपको बताया था होता है 2 पाई RH, और अभी बताया अर्धगोले का क्या होता है बेटा, अर्धगोले का होता है 2 पाई R स्क्वायर। अगर हम आपसे कहें 2 पाई R कॉमन कर लो तो बनेगा H प्लस R। देखो 2 पाई R की वैल्यू कितनी दी गई है, R की वैल्यू त्रिज्या कितनी है 3, H का मान कितना है 5 और R का मान है 3, 3 दूना 6 पाई गुणा 5 और 3 8, 8 6 48, तो आ जाएगा 48 पाई। अब क्षेत्रफल है बेटा तो किसमें हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, तो कुछ गलती कर दी है हमने क्या। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन, त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है 5। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 2 पाई R स्क्वायर होता है। ठीक है,
हमने 2 पाई आर यहाँ से कॉमन कर लिया, बन गया एच प्लस आर। 2 इंटू पाई जैसा था रहने दिया। आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी की दी गई है, त्रिज्या 3, तो यहाँ पे 3 रखी, तो 3 दूना 6 पाई। और यहाँ पर एच का मान कितना है, 5 है बेलन के लिए, और आर का मान तो 3 है, तो 5 और 3 8, 8 6 48 किया तो सही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? देखो इसका यही आंसर होना चाहिए बेटा इसमें। और अगर कैलकुलेशन हमसे कोई गलती जितना हम देख रहे हैं वो तो शायद हुई नहीं है, बाकी देख लेना, वैसे आंसर इसका यही होना चाहिए। इसके बाद चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक खिलौना है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसमें देखो क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना जो है बेटा वो किसके आकार का है, शंकु के आकार का है। तो शंकु देखो इस तरीके का होता है, इस तरीके का शंकु है। इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या जो है वो दी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दी। शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखो आप ऐसे चाहो तो इसको ऐसे बना लो, अर्धगोले पर अध्यारोपित है तो आप पहले इसको क्या कर लो, एक अर्धगोला बना लो इस तरीके से। इस पर क्या है, इस तरीके से अर्धगोले के ऊपर एक शंकु इस तरीके से अध्यारोपित है। इस तरीके का एक ये खिलौना है। त्रिज्या इसकी कितनी है, 4। तो चाहे शंकु की त्रिज्या बोलो चाहे अर्धगोले की बोलो, ये 4 ही है, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई मतलब ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो ये शंकु की ऊंचाई होगी। त्रिज्या हमें पता ही है, त्रिज्या कितनी है, 4। तो वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, कह रहे हैं तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो इस खिलौने में कौन कौन लोग शामिल है, तो आप देख पा रहे हो इस खिलौने में एक तो अर्धगोला शामिल है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यही होगा बेटा। और इसके बाद शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर एल होता है। देखो लिखना यहाँ पर खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा शंकु और प्लस अर्धगोले, शंकु प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। तो शंकु का क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी बताया था पाई आर एल होता है। अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखो यहाँ से पाई आर आप कॉमन कर लेंगे, एल प्लस 2 आर बचेगा। आपके जो ऑप्शन दिए हैं उसमें पाई दिया ही गया है, तो पाई का मान आप ना रखो। आर का मान कितना दिया है, 4। एल का मान दिया है 12 प्लस 2 गुणा 4, 4 पाई, 12 प्लस 4 दूना 8, 12 8 20, 20 चौके 80 पाई। क्षेत्रफल है बेटा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद देखो चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो आपको दिख रहा होगा, ये अभी हम आपको केवल एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहे हैं। ये क्लास को बनाने में थोड़ा ज़्यादा हमको समय लग गया है। रीज़न ये है कि हमने इसमें जो हमें क्वेश्चन बार बार लिखने पड़ते थे, सोचा कि आपके लिए कुछ ऐसा काम करें कि जिससे आपका टाइम बचे, और इसके साथ साथ ये तो शायद क्वेश्चन हम आपको बेटा करा ही चुके हैं, है ना। इसका आंसर शायद कुछ मिसमैच हुआ था, तो इसको आप एक बार अपने स्तर से देख लेना। हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप इसको सही कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी हमने आपको शायद कराया था, इसको एक बार देख लेना। हाँ यही कराया था। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से करना इसको, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक आयताकार कागज, देखो इसको आपको थोड़ा सा हम
चित्र की मदद से बताएं। जैसे देखो, अगर आप इसको देख पा रहे होगे तो ये आपको एक आयताकार कागज दिख रहा होगा, दिख रहा है? आयताकार कागज है, इसमें अगर आप कहें तो ये इसकी देखो लंबाई है कि नहीं? ये इसकी लंबाई है, और ये जो आपको दिख रही है ये इसकी चौड़ाई है। बोलो, दिख रही है? ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। देखो क्या है क्वेश्चन में, कह रहे हैं इसकी जो कागज की विमाएं है, मतलब ये जो लंबाई है वो है 40 सेंटीमीटर, और जो ये चौड़ाई है, ये है 22 सेंटीमीटर। देखो इसकी कागज की, इसको हटाते पहले, कागज की लंबाई बराबर 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 22 सेंटीमीटर, इस तरीके से दिया। अब लिखा ये है सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। इस कागज को मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है और बेलन की ऊंचाई दी गई है, बेलन की ऊंचाई दी गई बेटा, बेलन की ऊंचाई दी गई है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बेलन जो बना है उसकी त्रिज्या बता दो क्या होगी। बेलन जो बना है उसकी क्या बता दो, त्रिज्या। हमने कहा ठीक है। देखो क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, ऑप्शन भी आपके सामने है। देखो हम पहले आपको एक चित्र की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं। एक हमारे पास आप यहाँ देख पा रहे हो, एक बार इसको हम हटाते हैं यहाँ से। इसको इधर करते हैं। अब आप देखो, इसको देख पा रहे हो, ठीक है? देखो हमने कहा यार इसकी लंबाई 40 है और इसकी ये जो चौड़ाई है वो है 22 सेंटीमीटर। वो ये कह रहे हैं कि इसको ऐसे तरीके से ऐसे फोल्ड करके, इस तरीके से फोल्ड करके एक बेलन बनाया जाता। तो आप देख पा रहे होंगे एक बेलन बन गया है। अरे बन जाओ यार, इस तरीके से देख रहे होगे। एक देखो यहाँ पे एक बेलन बनाया गया, देख पा रहे हैं आप? इस तरीके से इसको फोल्ड करके एक बेलन बनाया गया है। तो बेटा जब ये बेलन बनाया गया, देखो बेलन की ये ऊंचाई तो जैसे जो इसकी लंबाई थी कागज की, वही इसकी ऊंचाई पर अब कन्वर्ट हो गई जब इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया। अब हम आपसे कहें कि यार हमें इसकी त्रिज्या बताओ, कैसे निकालोगे? तो आप कह रहे हो कि जब हम इसको खोल देंगे ना इस तरीके, भाई त्रिज्या देखो इसकी ये हो जाएगी बेलन की, इस तरीके से। जब आप इसको इस तरीके से खोल दोगे, देखो ये जो इसकी चौड़ाई है, इस तरीके से ये जो चौड़ाई है, जब आप इसको फोल्ड कर रहे हो तो आप देख पा रहे होगे कि ये जो चौड़ाई है वो ऊपर से, अगर आप इस आकृति को देखें इस तरीके से, इस आकृति को अगर आप देखें इस तरीके से, आप देख रहे होगे ये आकृति आपको एक वृत्त की तरीके से दिख रही होगी। तो ये जो चौड़ाई है इस तरीके से वो एक वृत्त में चेंज हो जा रही, चौड़ाई जो है वो वृत्त की परिधि पर चेंज हो जा रही। इस बात को आप समझ पा रहे हो, ठीक है? देखो तो उसी चीज को हम यहाँ पर लगाते हैं। हमें बेलन की क्या बतानी है, त्रिज्या बतानी, और हमें पता है कि ये जो कागज की चौड़ाई है वो वृत्त की परिधि पर चेंज हो रही। कागज की चौड़ाई जो 22 सेंटीमीटर है, ये 22 सेंटीमीटर किस तरीके से कन्वर्ट हो रही, जब बेलन बन रहा है तो बेलन के नीचे जो आप देख रहे हो, बेलन का ऊपरी और निचरी कह रहे हैं, ऊपरी और निचला सिरा जो होता है वो होता है कैसा, वो होता है वृत्त के आकार का। समझ रहे हो आप इस बात को? वो होता है वृत्त के आकार का। तो अगर वृत्त के आकार का होता है तो वृत्त की परिधि क्या होती है? तो आप कह रहे हो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर बराबर कितना, 22। 2 पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर 22। 22 ने 22 को उड़ा दिया, 2/7 गुणा में आर बराबर 1। आर का मान निकालो, 7/2 आ जाएगा, कैंसिल करोगे आर का मान आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपके क्वेश्चन में जो आंसर ए दिया गया वो बिल्कुल राइट होगा, ठीक है? तो आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताना। क्या हमारे द्वारा ये जो मेहनत करी जा रही है इससे आप चीज़ों को, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी गणित अच्छी हो रही है? कोशिश तो हमने भरपूर करी है इस चीज़ों को, इन चीज़ों को समझाने के लिए। आपको कैसे क्या फील आया आप जरूर से हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
और चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इसके आगे के क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे।